Hello students, welcome to our class. I hope you all are doing absolutely great. So today we are going to discuss something very important for your upcoming examination. Top 50 important question. दोस्तों आज की हमारी क्लास थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम BRA सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी एमजेसी के टॉप 50 VBI क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेक्राइड है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है, सेकंड ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज और स्टार्च। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि मोनोसेक्राइड ही हमारे यहाँ पे ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी इज द राइट आंसर। कौन सा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड है। यानी कि जो पौधों में मुख्य भंडारण पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, यहाँ पे देख लीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे यहाँ पे राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। इट मीन्स प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। तो प्रोटीन की जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है क्या होती है, एमिनो अम्ल। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि प्रोटीन की जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है वो एमिनो अम्ल होती है। कौन सी अम्ल होती है, एमिनो अम्ल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि प्रोटीन में दो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है, यानी कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड जॉइंस टू अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। इट मीन्स जो विच बॉन्ड्स, यानी कि विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड, माने कि किस टाइप का जो बंध होता है जो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला, यानी कि दो अमीनो अम्ल को जोड़ने वाला बंध होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। कौन सा हमारा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स निम्नलिखित में से न्यूक्लियोटाइड का एक घटक बताना है। तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियोटाइड का घटक कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिंपली राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार। सी इज द राइट आंसर। कौन सा हमारा, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा इसको, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है एंजाइम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। इट मीन्स एंजाइम्स मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, मतलब किससे कंपोज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होता है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। यहाँ से आप लोग पहले बी टिक कर लीजिए, आपका यहाँ से बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है the region of an enzyme where the substrate binds is called the। it means where the substrate, एंजाइम का वह क्षेत्र जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है वो क्या कहलाता है। तो एंजाइम जिस क्षेत्र से जुड़ता है या जिस भी सबस्ट्रेट से जुड़ता है वह क्षेत्र कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, सक्रिय स्थल कहलाता है। इट मीन्स एक्टिव साइट। बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट मीन्स
कौन से कोशिकांग को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो आप लोग ने इसे 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, इसके अलावा 11th 12th में भी पढ़े होंगे। और जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को अगर नहीं कर पाए तो समझे कि पता ही नहीं है, उन्होंने तो जीरो पढ़ाई की है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों को जरूर याद होगा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेल ऑर्गेनल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? इट मीन्स विच ऑर्गेनल से ऑर्गेनल, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा जो कोशिका भित्ति कोशिकांग उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे हमारा मुख्य रूप से जो कोशिकांग उत्तरदायी होते हैं हमारा वो होते हैं राइबोसोम। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की विषुवतीय प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं? ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट? तो जो माइटोसिस की जिस अवस्था में गुणसूत्र कोशिका की विषुवतीय प्लेट पर व्यवस्थित होती है, हमारा वो कौन सी अवस्था होती है? तो हमारा जो अवस्था होती है मेटाफेज अवस्था होती है। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th नंबर और क्वेश्चंस आर सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लिपिड? इट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल लिपिड है? तो यहाँ पे जो हमारा सरल लिपिड होगा वो कौन सा हो जाएगा? ट्राइग्लिसरील्डिहाइड। बी इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारा बी राइट हो जाता है। तो हमारा ऐसा बी टिक करके आगे बढ़िए, यहाँ से हमारा बी हो जाता है। अब लोग टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना ताकि नए नए जो भी नोटिफिकेशंस और जो भी इंफॉर्मेशन हो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो BRAB स्टडी को अभी तक जानते नहीं हैं, और जो स्टूडेंट जानते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। और साथ ही साथ फ्री में स्टडी मटेरियल्स उन्हें brabstudy.in पर देखने को मिल जाएंगे। और आप लोग अगर नहीं जानते हो तो एक बार brabstudy.in विजिट करें, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, आपको हर एक स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलती है या कोई भी इशू आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड ये भी है कि आप लोगों को रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। यहाँ पे 100% आपको वैल्यू मिलेगी, इस प्रकार की कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोग प्यार सपोर्ट दे या ना दे, यहाँ पे लगातार वीडियोस आएंगे और आपके हेल्प के लिए आएंगे, आपके भविष्य के लिए आएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है या फिर मेरे लिए यह फ़ायदेमंद है तो आप लोग ज़रूर से मेरे बात को समझें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरे जैसे टीचर बिल्कुल अधूरे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करें। तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। एंड चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन सेज विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन RNA बट नॉट इन DNA? यानी कि RNA में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, यानी क्षारक पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि वैसा RNA का नाइट्रोजनी क्षार बताइए जो RNA में तो पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा पे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरोसिल। यूरोसिल सिर्फ RNA में पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कौन सा? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है विच शुगर इज प्रेजेंट इन DNA? आपको बताना है कि कौन सी जो शर्करा होती है DNA में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो शर्करा हमारी होगी वो कौन सी शर्करा हो जाएगी?
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए डीऑक्सीराइबोज। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। कौन सा? बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन सेज विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इट मीन्स एंजाइम का कौन सा वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि वो कौन सा वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रिएक्शन है जो अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। क्लास ऑफ एंजाइम, इट मीन्स विच क्लास ऑफ एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि एंजाइम का जो कौन सा भाग होती है, यानी कौन सा वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन होती है जो अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, रिएक्शंस को कैटालाइज करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज ही एंजाइम का वह भाग यानी वह वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन है जो अभिक्रियाओं को यानी रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। तो हमारा यहाँ से सी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, साथ ही साथ और भी जल्दी सेशन लेकर आने हैं ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम से पहले बेटर तैयारी कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम को एकदम बेहतरीन तरीके से दे कर आएँ और अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करें। और इन्हीं मोटिव के साथ हम लोग चल रहे हैं कि एग्ज़ाम में अच्छा करना है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हो इस चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ सारी चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नया प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आप लोगों को उतनी बारीकी से चीज़ें समझ में नहीं आती है, बिकॉज नए टीचर आपको नए ढंग से समझ जाते हैं। इसके अलावा नए स्टूडेंट्स भी नए टीचर के सामने एक अलग टाइप का रोल प्ले करता है, इसलिए टीचर्स को भी थोड़ा समझाना डिफ़िकल्ट होता है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, यानी कि ये भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी नए हो आप लोग तो थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी आप लोगों को हो रही होगी, लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इस वेबसाइट एंड चैनल के साथ बने रहते हो तो आप लोगों की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। मैंने खुद ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब ये कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला था ही नहीं, और आज के टाइम पे बहुत सारे एआई टूल्स और इसके अलावा यूट्यूब और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं या वेबसाइट है जहाँ पे आपको गाइड करने वाले बेटर टीचर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारे टीचर को अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक टीचर अपने जगह पर सही होते हैं, बिकॉज जो भी टीचर स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंटेंट तैयार करते हैं वो अपने अनुभव के, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ वैसे क्वेश्चंस और वैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि बच्चों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल नहीं होता है, और सिर्फ व्यूज के लिए या फिर अपने अर्निंग्स के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी वेबसाइट या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म के चक्कर में ना पड़े, और जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि बेटर एजुकेशन मिल रही है या फिर जहाँ पे मुझे अच्छी पर्सनालिटी के साथ साथ हमें समझाने योग्य टीचर मिल रहे हैं, उन्हीं से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग फोकस करते हो तो आप लोग एक बेटर ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम तो एक छोटी मोटी चीज़ है, अपने लाइफ में भी बहुत आगे तक जा सकते हो। एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एग्ज़ाम एक छोटी सी पड़ाव है जिसे हम लोगों को पार करना होता है, और जिसे अगर आप लोग ध्यान दे लिए तो उसमें काफ़ी अच्छे कर सकते हो, यहाँ तक आप लोग टॉप भी कर सकते हो। तो बस मैं यही लाइन आप लोगों से कहना चाहता था, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले एंड आप लोग पढ़ाई के ऊपर
रेगुलरली बने रहो। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। इट मीन्स किसी अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा पर एंजाइम का जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। इट मीन्स यह सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। हमारा पर जो ये प्रभाव पड़ता है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स जो सक्रियण ऊर्जा है उसको घटा देता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बी यहाँ से सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। द क्वेश्चन आर सेज विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स कैन साइनिफिकेंटली अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। कौन सा कारक एंजाइम की सक्रियता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो वो कौन सा जो कारक होता है जो एंजाइम की सक्रियता को साइनिफिकेंटली अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर यानी तापमान भी राइट है, पीएच भी हमारा राइट हो जाएगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी सबस्ट्रेट की जो सांद्रता होती है वो भी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा तीनों का तीनों जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर यहाँ से हमारा हो जाता है। तो आप लोग डी पर टिक कर लीजिएगा, आराम से इसे याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन आर सेज विच ऑर्गेनल इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स इट्स ऑन डीएनए। इट मीन्स जो कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और अपना स्वयं का डीएनए रखता है, उस कोशिकांग को बताना है। तो हमारा जो कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और अपना स्वयं का डीएनए रखता है वो हमारा कौन सा कोशिकांग हो जाएगा, हमारा वो कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 और 18 नंबर क्वेश्चन आर सेज विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इट मीन्स कौन सी जो संरचना होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करती है। तो उस कौन संरचना को बताना है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों की गति को कंट्रोल करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है प्लाज्मा झिल्ली। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट डाउन इट इन योर कॉपी एंड इन योर माइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है और द क्वेश्चन आर सेज विच ऑर्गेनल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट्स। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय उत्पादों के संशोधन, पैकेजिंग और स्राव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कोशिकांग होती है जो कोशिकीय उत्पादों के संशोधन में यानी कि मॉडिफिकेशन में, पैकेजिंग में और स्राव यानी सिक्रीशन में मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी तंत्र, गोल्गी एपैरेटस। इट इज द राइट आंसर। तो हमारा यहाँ से ए राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन। तो आप लोग ए पर टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मेनली एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन। इट मीन्स कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था मुख्य रूप से डीएनए के प्रतिकृतिकरण से संबंधित होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एस अवस्था, यानी कि एस फेज ही होती है। विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मेनली एसोसिएटेड विथ डीएनए एप्लीकेशन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 20, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मेनली एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कोशिका चक्र की गोल्गी अवस्था मुख्य रूप से डीएनए के प्रतिकरण से संबंधित होती है। तो हमारा चक्र की इस अवस्था
मुख्य रूप से डीएनए के प्रतिकरण से संबंधित होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी इज द राइट आंसर। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन सेज हु प्रपोज द सेल थ्योरी, यानी कि उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी नीचे कमेंट्स करते जाइएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लगे कि भाई मैंने कभी ये चीज़ पढ़ा था, या आपको ये रियलाइज हो कि हाँ अगर मैंने ये चीज़ पढ़ा था तो मुझे ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है हु प्रपोज द सेल थ्योरी, इसका यानी कि उसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे हमारा जो कोस्का सिद्धांत को जिसने प्रतिपादित किया था वो हमारा राइट आंसर, वो कौन थे, हमारे कौन से साइंटिस्ट थे, तो स्लाइडेन और स्वान थे हमारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। चलिए अभी भी आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर आप लोग कॉपी लेकर बैठे हो तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा ताकि एक एक चीज़ क्लियर होते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता है, या फिर मुख्य विशेषता है वही मान लो। तो यहाँ पे जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर निम्नलिखित में से कौन सा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी विशेषता बताना है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो प्रमुख यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बार मैं और सही से कर देता हूँ, सी ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। द क्वेश्चन आर सेज विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन टाइपिकल प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एन एनिमल सेल, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सामान्य पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 नंबर कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। इट मीन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से बनी होती है वो किससे बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। द क्वेश्चन आर सेज विच ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इज इन्वॉल्वड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इट मीन्स वो कौन सा कोशिकांग होती है जो पाचन एंजाइम रखता है और अंतः कोशिकीय पाचन में भाग लेता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है, और राइट आंसर लाइसोसोम होता है जो कोशिकांग पाचक एंजाइम रखता है और अंतःकोशिकीय पाचन में भाग लेता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लाइसोसोम, यानी ए इज द राइट आंसर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान कौन सा है। इट मीन्स विच ऑर्गेनल इज द मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, यानी कि इसे आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे। अगर आपको याद हो तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, जो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थान क्या कोशिकांग है। तो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी बी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं सारे क्वेश्चंस को और नए सेशन भी लेकर आने हैं, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। और अगर समय मिल पाता है मुझे और मैं सारी चीज़ें अगर
पूरी कोशिश यानी शिद्दत के साथ कर पाता हूँ तो ज़रूर से आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊँगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहें इसी तरह से जिस प्रकार से आप लोग देते हो। और चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से लिपिड के संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो विच ऑर्गेनल इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कोशिकांग मुख्य रूप से लिपिड के संश्लेषण में भाग लेते हैं हमारा कौन सा कोशिकांग होते हैं। तो हमारा वो कोशिकांग होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, इट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ से हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ से आप लोग टिक कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द क्वेश्चन आर सेज विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। इट मीन्स कौन सा भाग कोशिका की आनुवंशिक सामग्री रखता है। केंद्रक का जो सेंटर होते हैं उसका कौन सा भाग होता है और कोशिका की आनुवंशिक सामग्री रखता है, जेनेटिक मटेरियल को रखता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटिन, इट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आर सेज विच सेल ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। इट मीन्स वो कौन सा कोशिकीय भाग होते हैं जो राइबोसोम के निर्माण से संबंधित होते हैं। विच ऑर्गेनल इज एसोसिएटेड यानी संबंधित होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम यानी राइबोसोम के भाग से। यानी राइबोसोम के निर्माण से, राइबोसोम के निर्माण से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग फटाफट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। इट मीन्स पादप कोशिका में रिक्तिका का निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्य है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बी इज द राइट आंसर, बिकॉज स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेज एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्गर यानी पदार्थों का भंडारण और स्थिरता बनाए रखना ही वो कार्य है जिसमें पादप कोशिका में रिक्तिका का पादप कोशिका में रिक्तिका का कार्य है। वह यही कार्य कि पदार्थों का भंडारण और स्थिरता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कौन सा, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा इसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर 31 था हमारा क्वेश्चन नंबर। कंट्रोल सेंटर किधर गया। हाँ, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकांग यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र की संरचना को कहा जाता है यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है बी इज द राइट आंसर। इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है। द क्वेश्चन सेज विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस टू जेनेटिक आइडेंटिकल डॉटर सेल यानी कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पे वो हमारा कौन सा कोशिकांग होंगे, समसूत्री विभाजन, इट मीन्स माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अकॉर्ड्स इमीडिएटली आफ्टर द एस फेज। इट मीन्स कोशिका चक्र में एस अवस्था के तुरंत बाद जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था आती है। एस फेज के बाद आने वाली हमारी अवस्था कौन सी होती है। G2 अवस्था होती है, इट मीन्स G2 फेज। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। इट मीन्स माइटोसिस के जिस अवस्था में सिस्टर क्रोमैटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं वो कौन सी अवस्था होती है। तो हमारा वहाँ कौन सी अवस्था होती है। हमारा वो अवस्था होती है एनाफेज, इट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन इट इन योर कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। इट मीन्स माइटोसिस की जिस अवस्था में केंद्रीय आवरण का पुनर्निर्माण होता है वो कौन सी अवस्था होती है। तो हमारा वो कौन सी अवस्था होती है, जिस अवस्था में केंद्रीय आवरण का पुनर्निर्माण होती है वो हमारा होता है टेलोफेज। इट मीन्स सी इज द ए इज द राइट आंसर। हाँ, डी इज द राइट आंसर होता है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप लोग डी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे डी ही राइट आंसर आपका होगा, जो माइटोसिस की अवस्था में केंद्रीय आवरण का पुनर्निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर मेयोसिस ऑल्सो नोन एज। अर्धसूत्री विभाजन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन। इट मीन्स न्यूनीकरण विभाजन। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मेयोसिस डज क्रॉसिंग ओवर ऑकर। इट मीन्स और सूत्री विभाजन के जिस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमारी कौन सी अवस्था होती है। और सूत्री विभाजन के जिस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है वो हमारा अवस्था प्रोफेज होता है, यानी प्रोफेज 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। द क्वेश्चन आर सेज व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ मेयोसिस। इट मीन्स अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य महत्व क्या है। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य महत्व हमारा यही है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ से आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन आर से हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस। यानी कि और सूत्री विभाजन के अंत में सामान्यतः कितनी संतति कोशिकाएं होती है, यानी बनती है या होती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, जो और सूत्री विभाजन के अंत में संतति कोशिकाएं बनती है वो लगभग 4 बनती है। 4 यहाँ पे यानी 4 संतति कोशिकाएं बनती है। इट मीन्स हियर आर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ आपका सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस। यानी कि 40 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दैट आर से विच इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के दौरान कौन सी घटना होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में जो घटना होती है हमारी वो कौन सी घटना होती है, वो हमारा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्रों का युग्मन होता है। इट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ से आपका ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आर से इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस आई डू होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्था फर्स्ट की अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की किस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन का पहला भाग किस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन 1 की जिस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होते हैं वो हमारा एनाफेज 1 अवस्था होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आर द से। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है, सॉरी बच्चों, माफी चाहता हूँ। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर से। तो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेज ऑफ मेयोसिस सेकंड इज सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ एनी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की दूसरा यानी कि सेकंड की कौन सी अवस्था होती है जो माइटोसिस के मेटाफेज के समान होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेटाफेज सेकंड। बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा 100%। 110% आपका बी ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आर से विच कार्बोहाइड्रेट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। इट मीन्स कौन सा कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है वो हमारा कौन सा घटक है, सेल्यूलोज। यानी कि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट ही वो घटक है
जो पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है। सेल्यूलोज ही वो कार्बोहाइड्रेट है जो पादप कोशिका की यानी पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डाइसैकेराइड, यानी कि वो कौन सा एक डाइसैकेराइड है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, राइबोज। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंपली सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज ही वो एक डाइसैकेराइड है यहाँ पे। सिंपली यहाँ से आप लोग सबसे इजी क्वेश्चन यही है, हमें लगता है अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसैकेराइड है। सिंपली आप लोगों को मार देना यहाँ पे सुक्रोज, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि कौन सा एक प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक हो जाएगा एडेनिन। इट मीन्स D is the right answer. D option is the right answer. Note down please in your copy. Students, please note down it in your copy for remember in long term. चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमारा 45 खत्म हो चुका था, 40 नंबर 6 पर हम लोग थे। तो 40 नंबर 6 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम्स फॉर देयर एक्टिविटी कॉल्ड। इट मीन्स कुछ एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक गैर प्रोटीन घटक को क्या कहा जाता है। तो कुछ एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक गैर प्रोटीन घटक को हम लोग सहकारक कहते हैं। इट मीन्स को फैक्टर कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। को फैक्टर ही कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन पर बारीकी से फोकस कर रहे हो तब तो आपको एकदम से ये देखते ही याद हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन जल्द से जल्द खत्म करने हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आज से विच टाइप ऑफ enzymes inhibition can generally be overcome by increasing substrate concentration. It means सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने पर सामान्यतः किस प्रकार के एंजाइम अवरोध को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे जिस प्रकार के एंजाइम के अवरोध से दूर किया जाता है, सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाने पर सामान्यतः प्रतिस्पर्धी अवरोध यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एंजाइम अवरोध को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन, इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आर से विच ऑर्गेनल इज द मेन साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है। तो आरएनए के मुख्य के संश्लेषण स्थान कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे? यूकैरियोटिक कोशिका में पूछ रहा है। तो राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का मुख्य स्थान यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, आंख बंद करके आप लोग ए ऑप्शन इसे टिक कर दीजिएगा। बस आप लोग यहाँ पे एक बार फोकस कर दीजिए, आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात लिख कर ले लोगे मेरे से। बस आप लोग फोकस करते जाओ हर एक क्वेश्चन के ऊपर, और ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर ये सब फालतू के क्वेश्चन है या फिर ऐसा वैसा नहीं। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन यानी आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोग 50 क्वेश्चन याद कर रहे हो तो इसमें से फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ जाए। इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना है, लेकिन मैं 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स कह सकता हूँ कि आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिटेल में सारे चीज़ें को पढ़े हो और समझे हो तो आप लोगों को
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप उसे आसानी से कवर कर लोगे एंड उसे बता दोगे कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कोई भी दिक्कत होती है आप लोग सिंपली कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा 24/7 मेरा टीम और मैं खुद रिप्लाई देता हूं। तो इसके लिए कोई झंझट वाली बात नहीं है। वैसे भी यहाँ पे अभी नई वेबसाइट और नया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को इस वेबसाइट और इस चैनल के साथ जोड़ना है ताकि उनका भविष्य अच्छा हो और वो भविष्य में कुछ करे। जो सपने उन्होंने देखा उन सपने को उनको पूरा करना है। इन सारे मोटिव को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ से इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 number question are says which phase of the cell cycle is mainly concerned with the cell growth and preparation for DNA replication? It means कोशिका चक्र की वो कौन सी अवस्था होती है जो मुख्य रूप से कोशिका की वृद्धि यानी कोशिका की ग्रोथ को और डीएनए प्रतिकृतिकरण इट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंपली G1 फेज। आप लोग G1 फेज पर आंख बंद करके टिक कर देना, आप लोगों का राइट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन आप लोग जरूर से इसे याद कर लीजिएगा। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि हम लोगों ने जैसा कि पहले ही बताया था और पहले ही कहा था और साथ ही साथ आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा कि 50 क्वेश्चन यानी टॉप 50 VVI क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो वही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे की कुछ बातें आप लोगों से करते हैं। वैसे भी बहुत दिन बाद क्लासें आ रही हैं तो स्टूडेंट से मिलना और स्टूडेंट के साथ जो हमारा बॉन्ड है वो एक ऐसा इमोशनल बॉन्ड है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता और उसे जुड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। The question are say which process divides the cytoplasm to form the question are say which process divides the cytoplasm to form separate daughter cell after nucleus division? It means केंद्रीय विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य को विभाजित करके अलग अलग संतति कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन, इट मींस साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाता है आपका। नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जरूर से जरूर आ ही आ जाएगा तो आपके लिए भी बेटर रहेगा एंड आप लोग इसे आंख बंद करके आसानी से कर भी लोगे। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता बिकॉज मैं तो क्वेश्चन तैयार नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं तो आप लोगों को बस गाइड कर सकता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे। और जो भी टीचर आपसे कहते हैं कि भाई ये चीज़ पढ़ लो वो चीज़ पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यही रट जाओ, यही याद कर लो, वो सब बस फेक होती है और वो सब बस एक गेस किया जाता है कि हाँ ये चीज़ आ सकती है, बट कंफर्म नहीं है कि वही आएगी। अगर ऐसा कोई टीचर दावा के साथ कहता है या फिर 100% गारंटी देता है तो समझो कि वो पेपर लीक कर रहा है और या तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। बस यही दो चीज़ें हो सकती है। और जितने भी टीचर अगर आप लोगों से ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि आप लोग यही चीज़ें पढ़ो, यही चीज़ें आएंगे, तो आप लोग उनके पास बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि वैसी जानकारी या वैसे टीचर बिल्कुल फेक और फ्रॉड होते हैं। बस वो अपनी कमाई के लिए वैसा करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई सही में ये चीज़ मैं पढ़ लूँगा तो जल्द से जल्द मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वैसा कुछ होता नहीं है। बस उन सारे वीडियोस को
स्टूडेंट्स देखते रह जाते हैं और क्वेश्चन जो आना होता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ हटके क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स को एकदम झटका सा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था पहले कभी और वो क्वेश्चन आ गए। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ कि जहाँ भी पढ़ो वैसे जगह और वैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा फ्यूचर सेट है, या फिर यहाँ से पढ़कर मैं कुछ कर सकता हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ यहाँ पे दी जा रही है। और आपको बता दूं कि BRAB स्टडी पर फिलहाल तो मैं यानी आपके प्रिय कौशल सर ही क्लास लेकर आएंगे और आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों का जितना बड़ा सिलेबस है और जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं अकेले काफ़ी नहीं हूँ, इसलिए मैंने नए नए टीचर्स को हायर किए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो उन टीचर से मिलने का मौका आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा और इसी स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, सारी नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से हमारा 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा, यानी कि आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना फोकस किया या फिर क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है या फिर कौन कौन सी इशू है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं बिल्कुल देने की कोशिश करूँगा और दे भी दूँगा। चलो इस बार मैं गारंटीड कहता हूँ कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं दूँगा। चलिए, आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं इतना ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ कि आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, आप लोग ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिल से लव यू सारे स्टूडेंट को। मिलते हैं। थैंक्स।